जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 11वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक उदारीकरण के 3 स्तंभ। आइए समझते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। आर्थिक उदारीकरण को हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसके 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है निजीकरण, जिसे इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, तथा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण को हम लोग खुलेपन की नीति भी कहते हैं, यानी कि इसे पॉलिसी ऑफ ओपननेस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को खत्म कर दिया गया। हम जानते हैं कि 1991 से पहले उद्योगों के लिए परमिट, कोटा नीति, लाइसेंस नीति जारी की जाती थी और सरकार ही तय करती थी कि कौन सी वस्तु का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा। सरकार ही तय करती थी कि उद्योग कहाँ लगेंगे और किस समय लगेंगे। ये सारा का सारा सरकार तय करती थी। उत्पाद का क्या मूल्य होगा, ये सरकार तय करती थी। लेकिन जैसे ही हम लोग एलपीजी रिफॉर्म किए, अब आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मार्केट फोर्स पर छोड़ दिया गया, डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया गया। अब उद्योग कहाँ लगेंगे, कौन से उद्योग लगेंगे, उत्पादन का कितना मूल्य होगा, ठीक है। उसके बाद उत्पाद की क्या गुणवत्ता होगी, विक्रेता हेतु बाजार कहाँ लगेंगे, ये सारा का सारा मार्केट फोर्स तय करेगा। तो ये उदारीकरण के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण कम होने लगे थे। अब क्या हुआ कि सरकारी और उद्योगों की जो प्रक्रिया थी उसको ट्रांसपेरेंट बना दी गई, यानी कि जो नौकरशाह निर्णय लेते थे अब उस पर ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यवहार किया जाने लगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, वहां पर पारदर्शिता के अभाव में ही ये घोटाला हुआ था। लेकिन अब सरकारी और उद्योगों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया उदारीकरण के अंतर्गत। इसके अलावा निर्णय की गति को तीव्र किया गया। पहले क्या होता था कि रेट टेपेजियम हो जाता था, लाल फीताशाही हो जाती थी, जो फाइल थी वहीं रुकी की रुकी रह जाती थी। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज की गई और फाइल को आगे बढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा उद्योगों पर से सरकार की जो पकड़ थी कम होने लगी, क्योंकि अब मार्केट फोर्स तय करने लगे कि उद्योगों की स्थिति को, निर्णय की गति तेज हो गई। इस कारण से सरकारी पकड़ अब कम होने लगा उद्योगों पर से। तो ये रहा उदारीकरण। अब दूसरा पार्ट है अपना निजीकरण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग निजी क्षेत्रों में लगाए जाने लगे। पहले राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत जो प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग थे वो सरकार के अंतर्गत आ गए थे, जिसे हम लोग पीएसयू कहते थे, ठीक है। तो अब क्या किया जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाने लगे। यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र के लिए भी निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया, खोला गया। इसके अलावा पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नए उद्योग नहीं लगाए जाएंगे और जो पुराने हैं एवं घाटे में चल रहे हैं उन उपक्रमों को अब बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुराने घाटे वाले यूनिट्स को बंद नहीं भी कर रहे हैं तो इनका विनिवेशीकरण, डिस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या होगा कि मान लिया कोई उद्योग लगाने के लिए 100 यूनिट पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब क्या किया जाएगा कि अब निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा और सरकार अपने पास 51% यानी 51 यूनिट शेयर अपने पास रखेगी और 49% यानी 49 यूनिट प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। यानी कि मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा विनिवेश में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हो जाएगा इन उद्योगों में। अब क्या होगा कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का एंट्री यहाँ से मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही होते हैं जो कंपनी को निर्धारित करते हैं कि कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी, अब प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश हो गया और यहीं से कंपनी के प्रबंधन में बदलाव आया, क्योंकि प्राइवेट लोग एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र में, तथा इनकी पूंजी लगी रहती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। तो प्रबंधन में बदलाव के बाद ही चीजों में बदलाव आएगा, लाभ की स्थिति में आएगी। अगर चीजें लाभ की स्थिति में नहीं थी तो सरकार विनिवेश करती ही नहीं करती, अगर लाभ की स्थिति में रहती तो सरकार जो है विनिवेश नहीं करती। तो सरकार ने विनिवेश करके उस उद्योग को, उस यूनिट्स को खड़ा करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन आएगा शेयर बेचने के कारण। इसी निजीकरण को सी रंगराजन, जो हमारे 19वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके अनुसार कहा गया कि निजीकरण का अर्थ स्वामित्व में परिवर्तन,
जिसके कारण प्रबंधन में परिवर्तन होता है। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज अ चेंज इन ओनरशिप रिजल्टिंग इन अ चेंज इन मैनेजमेंट। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेयर बेचा गया था 49%, तो मालिकाना हक तो दिया जा रहा है ना, तो मालिकाना हक देने से प्रबंधन में भी परिवर्तन आता है सी रंगराजन के अनुसार। तो ये रहा अपना निजीकरण। अब तीसरा स्तंभ की बात करें तो वो वैश्वीकरण है, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और ये बहुत व्यापक टॉपिक है, इसको अलग तरीके से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वैश्वीकरण को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव को ही हम लोग वैश्वीकरण कह रहे हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कमरे में बंद थी, अब हम लोग खोल दिए हैं दुनिया के लिए, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम लोग जाकर प्रवेश भी कर रहे हैं, यानी कि दुनिया का बाजार और हमारे बाजार में मर्जर हो गया है। इस कारण से क्या हुआ कि विश्व की जो तकनीक थी, पूंजी थी, सूचना तंत्र था, वस्तुओं का सेवाओं था, वस्तु और सेवा थी, वो हमसे जुड़ती हुई चली गई, और हमारी जो तकनीक थी, पूंजी थी, सूचना तंत्र था, वस्तु एवं सेवा, वो दुनिया से जुड़ता चला गया। जैसे कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, देखते हैं कितना हम लोग आईटी सेक्टर में आगे हैं। तो ये सारा का सारा वैश्वीकरण के फलस्वरूप हुआ, और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्रमशः हुई, सडन नहीं हुई। जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में जो हुआ, इसके बाद से हम लोग विश्व बाजार से जुड़ते हुए चले गए। तो ये रहा अपना वैश्वीकरण। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत आर्थिक उदारीकरण के मुख्य स्तंभों में सबसे पहले उदारीकरण से किया था, और उदारीकरण के अंतर्गत समझा था कि वो सरकार का उद्योगों पर से पकड़ कम होने लगा था। निजीकरण को हमने देखा था कि स्वामित्व में परिवर्तन से प्रबंधन में भी परिवर्तन आता है, और वैश्वीकरण को देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव को। तो ये रहा 3 टॉपिक। हम लोग अब आगे देखेंगे कि ये जो 3 पिलर हुए थे एलपीजी, इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी होती है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।